नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, दिल्ली, 12वीं से 15वीं शताब्दी। मानचित्र 1, 13वीं 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर। हमने अध्याय 2 में देखा है कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्र बड़े केंद्र बन गए। क्या आपने गौर किया, अध्याय 2 में ऐसे किस तरह के राज्य का जिक्र नहीं है? किसकी राजधानी दिल्ली रही हो, इसकी वजह से यह दिल्ली महत्वपूर्ण शहर पर 12वीं शताब्दी में बना। तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहले इस तरह के तैमूर राजवंशों के काल जिसकी साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य तोमर चौहान के राजकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। इस शहर बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्हें अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। ये दहलीवार सिक्के ढाले जाते थे जो कभी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ दिल्ली की एक राजधानी में बदल गई, जिसका नियंत्रण उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालें। उन 5 राजवंशों की पहचान कीजिए, इनमें मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वह सुल्तानों के अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 देखकर दिल्ली वाराणसी और जहांपना को पहचानिए। फिरोज शाह, हौज कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी आदि। तालिका। दिल्ली के शासक राजपूत वंश तोमर। आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165। अग्रपाल 1330 से 1145। चौहान पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। चौहान वंश 1165 से 1192। प्रारंभिक तुर्की शासन 1200 से 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236। रजिया 1236 से 1240। गयासुद्दीन बलबल 1266 से 1287। खलजी वंश 1290 से 1320। जलालुद्दीन खलजी 1290 से 1296। अलाउद्दीन खलजी 1296 से 1316। तुगलक वंश 1320 से 1414। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। सैयद वंश 1414 से 51। खिज खान 1414 से 1421। लोधी वंश 1451 से 1526। बहलोल लोधी 1451 से 1489। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द हैं? जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन का अधिकार विरासत में मिला। लिंग भेद, स्त्रियों पुरुषों के बीच सामाजिक शारीरिक रचना आमतौर संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर कुछ कारण पुरुष स्त्री की तुलना श्रेष्ठ होते हैं। सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास तारीख एक वचन
तवारीख बहुवचन जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रमुख प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख लेख सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों के जैसे सुरक्षित व्यक्तियों होते थे जो घटना का वर्णन करते थे, शासकों के प्रशासन संबंधित सलाह भी देते थे। न्याय संगत शासन का महत्वपूर्ण बल देते थे। न्याय चक्र। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चलता था। सैनिक वेतन के बिना नहीं। वेतन आता था किसानों के एकत्र किए गए राजस्व से, मगर किसानों का राजस्व भी तभी चुका सकेंगे जब वह खुशहाल और संपन्न हो। ऐसे में तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ये कुछ बातें। तवारीख के लेखक नगरों में, एक विशेषकर दिल्ली में रहने वाले गांव शायद ही कभी रहते हों। अक्सर इतिहासकार सुल्तानों के लिए ढेर सारे इनाम, इकरार पाने की आशा लिखा करते थे। लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार, रंगभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। सन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिजाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया के बारे में मिजाज सिराज के विचार। मिजाज सोचना, ईश्वर ने आदर्श राज्य व्यवस्था बनाई, उसके अनुसार स्त्रियों पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रानी और शासन व्यवस्था में विरुद्ध जाता था, इसलिए वह पूछता था कि खुदा की रचना खाते की ब्यौरा सूची मर्दों की सूची में नहीं आता था, इसलिए इतनी शानदार खूबियों में हासिल नहीं हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों के सिक्कों पर अंकित करवाया। वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वरंगल क्षेत्र के किसी समय वंतगई वंश का राजा था। वंश की राजधानी रुद्रमा देवी 1262 से 1279 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने पर भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा 980 से 1103। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह संदेश भरा संबोधन दिया होगा। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन। नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य में समकेन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली की आरंभिक सुल्तान विशेष इल्तुतमिश सामंतों जमींदारों के स्थान अपने विशेष मुगल सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। आश्रित, जो किसी अन्य व्यक्ति संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो। बेटों से बढ़कर गुलाम। जिस गुलाम को हमने पाला पोसा आगे बढ़ाया, उसी हमें देख रेख करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी वह पूरी जिंदगी कभी न कभी योग्य अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। खलजी और तुगलक शासक दबंगा का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग लोगों से ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठते हैं। ऐसे लोग सेनापति और सूबेदार जैसे पद पर दिए जाते थे, लेकिन उन्हें राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिक के संरक्षण के प्रति वफादार होते थे, उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी शासन में सिंहासन पर बैठते हो, पराया नए पुराने सरदारों के बीच टकरार शुरू हो गई थी। सुल्तानों द्वारा तबके के लोगों का संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोग गहरा धक्का लगा।
फारसी तारीख के लोगों ने निचले खानदान के लोगों के ऊंचे पदों पर बैठने के लिए सुल्तानों की आलोचना की। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के आधिकारिक जन सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज कोंकार नामक कलाम सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अजीत का नामक कलाम फिराज नामक नाई मनका त्वाखा नामक बावची और लट्टा तथा पीरा नामक मलिया ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठा था। 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तनत के करीब राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की क्षमताओं के उदाहरणों के रूप में किया। पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायकों को विभिन्न आकार के लिए इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्का कहलाते थे। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्वादार या मुन्ती कहलाते थे। मुन्ती का फर्ज सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, इक्वतों के कानून और व्यवस्था बनाए रखना आदि था। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को अपने अधिकार में ले आए तो उन्हें भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर ईमानदारों को भी अपना सत्ता के आगे झुकाना बाध्य कर दिया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने के अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी चुकाने का बाध्य किया गया। सुल्तनत पर जमीन पैमाइश की और हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत नजदीक जमींदार राजस्व निर्धारण वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे: कृषि, मवेशियों और घरों पर। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों पर अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी, मुगलक तुगलक, मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेते थे। वह अधिकतर कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उसकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को 14वीं सदी में भारत आए यात्री तथा ने बताया कि सरदार कभी कभी चट्टान, उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में निकले बनकर रहते और कभी कभी बांस में से भारत का बांस भोला नहीं होता, उन पर आग की असर नहीं होता था, कुछ मिलकर बहुत मजबूत होते थे। सरदार जंगलों में रहते थे। अंदर ही पानी उपलब्ध था, अर्थात एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर पर तैयार किए जाते थे औजार से बांस को काट डालती हैं। चंगेज खान नेतृत्व में मंगोल 1219 उत्तर पूर्वी ईरान, आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। इसके शीघ्र बाद दिल्ली सल्तनत को इसका घाव झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगलों के धावे बढ़ गए। 15वीं तथा 16वीं सदी की सल्तनत तालिका एक फिर से देखें, पाएंगे तुगलक वंश बाद में 1526 तक दिल्ली तथा आगरा सैयद या लोदी वंश का राज्य रहा। तब जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूले रहे थे। इसी काल अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंध के रूप में काम करना शुरू किया। आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 तक को चुनौती दी, परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजस्व स्थापित किया।
सूर्यवंश के केवल 15 वर्ष 1540-1555 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरीकों को अपनाए उन्होंने चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने मुगल साम्राज्य को समेकित किया। उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशंसा व्यवस्था को ही अपनाया। कल्पना करें आप अलाउद्दीन खलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? इक्तात्वारीक मेरिसिन मंगोल लिंग खराज। फिर से याद करें, दिल्ली में पहल किसने राजधानी स्थापित की? दिल्ली के सुल्तानों ने शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? आइए समझें, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमाओं से आप क्या समझते हैं? मुक्तवसी कर्तव्य का पालन करें या सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तान आदेशों का उल्लंघन करना चाहते थे, इसके पीछे उनके क्या कारण हो सकते हैं? आइए विचार करें। क्या आपकी समझ में तारीख के लेख आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग से ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है? दिल्ली के सुल्तान जंगलों को कटवा देना चाहते थे, क्यों? आज भी जंगल उन्हीं कारणों से नष्ट किए जा रहे हैं? आइए करके देखें, पता लगाइए कि इसके इलाके में दिल्ली के सुल्तानों को द्वारा बनवाई गई कई इमारत हैं। क्या आपके इलाके में और भी कोई ऐसी इमारत है जो 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाई गई हो? इसमें से कुछ इमारतों का वर्णन कीजिए, उनके रेखाचित्र बनाइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।